हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर इज 12 एंड योर चैप्टर नेम इज मानव पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार। ठीक है, मानव पर्यावरण के बारे में जानेंगे और जो बस्तियां परिवहन एवं संचार है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग के समय संभवतः धरती पर मानव जीवन का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है, मतलब विस्तार हुआ या फिर वो मानव आया। ठीक है, किसी अन्य जीव का संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाव नहीं है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अपने को अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। केवल मानव ही ऐसा प्राणी है, कोई और प्राणी ऐसा नहीं है। ओके, क्लियर? जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अपने को अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले पशु पक्षियों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, परंतु मानव प्रजातियां सभी क्षेत्रों में रह सकती हैं। उनका ऐसा नहीं है कि वो एक ही क्षेत्र में रह सकते। मानव जो प्रजाति है वो हर क्षेत्र में रह सकती है। मानव अथवा संस्कृति पर्यावरण मनुष्य की उत्पत्ति है। कृषि करने से पहले मनुष्य भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था। वह आदिकालीन जीवन व्यतीत करता था, परंतु जब उसने फसल उगाना तथा जानवरों को पालना प्रारंभ किया तो उसे अपने खेतों तथा जानवरों के निकट रहना पड़ा, जिससे उनकी देखरेख हो सके। उसने मिट्टी, लकड़ी तथा पत्तियों की झोपड़ियां बनानी प्रारंभ की रहने के लिए। अब प्रारंभिक बस्तियां किस तरह की होती थी, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम मानव जो बस्तियां नदियों के किनारे पाई गई हैं, उन बस्तियों को कभी कभी बेट पवाइंट सेटलमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेट पवाइंट सेटलमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें लोगों ने जल स्रोतों के आसपास ही बनाया, क्योंकि जल के पास में ही उनको बनाया। प्राचीन मानव ने नदी घाटियों में ही अपनी बस्तियां बनाई, क्योंकि उन्होंने फसलों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती थी और नदी घाटी के समीप की मिट्टी भी उपजाऊ होती थी। जो नदियों के पास की जो मिट्टियां होती थी वो उपजाऊ होती थी कि उनमें वो कृषि कर सकें, उनमें कुछ उगा सकें, फसल उगा सकें। ये लोग यातायात के लिए भी नदी का प्रयोग करते थे। प्राचीन बस्तियां छोटे छोटे गांवों के रूप में भी थी। आप देख सकते हैं, ये कच्चे घर का चित्र है। इस तरह के कच्चे घर हुआ करते थे बच्चों। बस्तियों का विकास, अब हम यहाँ पर बस्तियों का विकास देखेंगे बच्चों। समय व्यतीत होने के साथ साथ उन्होंने मिट्टी, बांस, लकड़ी और घास फूस की झोपड़ियां बनानी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार के घर प्राकृतिक आपदाओं को सहन नहीं कर सकते थे। तेज हवा या वर्षा आने पर इन घरों की छतें उड़ जाती थी या टूट जाती थी। यानी जब अगर तेज वर्षा आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो या तो उड़ जाती थी, टूट जाती थी। कई शताब्दियों के पश्चात जब मानव के आग तथा धातु की खोज की, तो उसने ईंट, पत्थरों का, लकड़ी, सीमेंट और लोहे के पक्के घरों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ, जिन्हें शहर या नगर कहा जाता था। क्लियर है बच्चों? पक्के घरों में कई कमरे होते थे, जैसे सोने का कमरा, मेहमानों का कमरा, स्नान घर, खाना पकाने के लिए तथा सामान रखने के लिए भी भंडार गृह इत्यादि होते थे। बहुमंजिला इमारतों को बनाने का कारण स्थान की कमी है। कुछ बड़े घरों को बंगला भी कहा जाता है। इनमें घर के सामने के भाग में बड़े बड़े बगीचे, लॉन होते हैं, जहां पर इंसान अपनी बातचीत आराम से इवनिंग टाइम में बैठ सके, वॉक कर सके। यहाँ पर देखिए कुछ इमारत है बहुमंजिला इमारत। ये इसलिए बनाई जाती हैं कि लोग ज़्यादा होते हैं और जगह कम होती है, तो कम जगह में ज़्यादा लोग आ जाएं। अब देखेंगे बच्चों हम परिवहन तथा संचार। बस्तियां बसने के साथ साथ परिवहन और संचार के साधन मानव जीवन का एक अंग बन गए हैं। परिवहन का प्राथमिक साधन, जब मनुष्य नदियों के समीप बस्तियां बनाकर रहता था तो परिवहन के साधन के रूप में नाव का प्रयोग करता था। सर्वप्रथम लकड़ी के लट्ठों को
नाव के रूप में प्रयोग किया जाता था तो पानी में तैर सकते थे। इन नावों को राफ्ट कहा जाता था। धीरे धीरे इसने नाव या कश्ती बनानी प्रारंभ कर दी, जिन्हें चप्पू की सहायता से चलाया जाता था। बच्चों, होते हैं ना, जब हम, आपने देखा होगा कहीं जाते हैं हम, नदी के किनारे नाव होती है तो वो चप्पू बोलते हैं, जो थोड़ा बड़ा सा होता है और पानी में ऐसे हिलाते रहते तो नाव आगे बढ़ती रहती है, उसे चप्पू कहते हैं। जब मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया तो वे बड़े जानवरों की पीठ पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। पहियों का आविष्कार यातायात के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अब वे पहियों की गाड़ी बना सकते थे जिन्हें पशु या मानव खींचा करता था। इस प्रकार की गाड़ी कच्ची सड़कों पर ही चल पाती थी। हम आज भी गांवों में कच्ची सड़कों या मार्ग देख सकते हैं। ये सड़कें वर्षा ऋतु में कीचड़ से भर जाती हैं। गांव में ऐसे जगह या ऐसे रास्ते होते हैं जो वर्षा होने से कीचड़ बन जाते हैं, वो पक्की नहीं है। यातायात के आधुनिक साधन, यहाँ पे आप सड़क यातायात का एक चित्र देख पा रहे हैं। इस तरह से पक्की सड़क का चित्र है। अब यातायात के साधन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। सभ्यता के विकास के साथ अधिक तीव्र गति के और अच्छे यातायात के साधनों की आवश्यकता हुई, जिससे लोग अधिक दूरी कम समय में तय कर सकते थे। खनिज ईंधनों की खोज के कारण कोयला और खनिज तेल आधुनिक यातायात के साधनों को बहुत सहायता मिली, जैसे पक्की सड़कें, रेलगाड़ी की पटरियां, जलयान और वायुयान इत्यादि का निर्माण हुआ। सड़कें, पक्की सड़कें पक्की ईंटों, सीमेंट और तारकोल से बनाई जाती है। ये सभी मौसमों से उपयुक्त होती हैं। भारत के सभी शहर, नगर तथा कई गांव इन्हीं सड़कों के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सड़क यातायात सबसे लोकप्रिय यातायात का साधन है। इससे घरों तक पहुंचने में सुविधा होती है। सड़कों का निर्माण रेल मार्ग की तुलना में कम खर्चीला होता है या आसान होता है। सड़कें पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाई जाती हैं, परंतु अधिक दूरी के लिए सड़क यातायात इतना सुविधाजनक नहीं है जितना रेल यातायात माना जाता है, क्योंकि रेलगाड़ी जो होती है सबसे जो स्वच्छ होती है, क्योंकि वहाँ पर ना ट्रैफिक होता है, ना ही कोई जाम की समस्या, एक ही रूट चलता है वहाँ पर। अधिक चौड़ी सड़कें जिन पर एक साथ कई वाहन तेज गति से दौड़ सकते हैं, जो महामार्ग या एक्सप्रेस हाईवे कहलाते हैं। भारत के बड़े शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई आदि महामार्गों द्वारा आपस में जुड़े हैं। अब बच्चों हम देखेंगे रेल मार्ग। यह भूमि पर यातायात का दूसरा प्रमुख साधन है। रेलगाड़ी एक साथ हजारों लोगों की यात्रा करवाती है। यह सड़क मार्ग से अधिक तेज और सस्ती है। इसके द्वारा लंबी दूरी तक का यात्रा करना सरल है। रेलगाड़ी हजारों टन सामान एक साथ से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर रेल यातायात का एक चित्र दिखाया गया है। रेल मार्गों के निर्माण से अधिक व्यय आता है तथा रेल की पटरी बिछाने में अधिक कुशलता की भी आवश्यकता होती है। इससे घरों तक पहुंचने की सुविधा नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि रेलगाड़ी केवल स्टेशन पर ही रुकती है। पहले रेलगाड़ी को चलाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब डीजल इंजन के कोयले इंजन का स्थान ले लिया है। यानी कोयले वाली पहले ट्रेन चलती थी, अब कोयले की जगह डीजल इंजन ने स्थान ले लिया है। आजकल कई देशों में भी अब तो भारत, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी भूमिगत रेलगाड़ी चलनी प्रारंभ हो गई है, जिससे मेट्रो ट्रेन कहते हैं। भूमिगत रेलगाड़ी का उपयोग यह है कि यह शहर के प्रदूषण रहित वातावरण तथा भीड़ भाड़ से दूर होती है। यह रेलगाड़ी बिजली से चलती है। अब बच्चों बात करेंगे जल मार्ग की। जल यातायात का सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसके लिए पानी में पटरियां नहीं बिछानी पड़ती और न ही सड़कें बनानी पड़ती हैं। नदी, नहर, झील, सागर का प्रयोग जल यातायात के लिए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ जल यातायात का दिखाया जा रहा है। ये वाहन जलयान है। ये जल सबसे प्राचीन यातायात का साधन है। आजकल नाव, स्टीमर तथा जहाज बहुत सी यात्रियों तथा सामान को ले जाते हैं। इनमें से अधिकतर इंजन से चलते हैं, अतः इनकी गति काफी तेज होती है। बहुत से जहाज व्यापारिक सामान को एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं और अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जलमार्ग से जहाजों द्वारा होता है। वायु मार्ग यातायात के साधनों के क्षेत्र में यह सबसे अधिक साधन है। मानव पक्षी की तरह आकाश में उड़ना चाहता था, अतः उसने पक्षी की तरह उड़ने के लिए किसी वस्तु का आविष्कार करना चाहा। हवाई जहाज के आविष्कार ने सारे
आविष्कार ने सारे संसार को समीप कर दिया था। इसके आविष्कार के कारण यातायात के क्षेत्रों में क्रांति आ गई। आप हवाई जहाज से कुछ घंटों में ही कई हजार किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। आप 24 घंटों में पूरा संसार घूम सकते हैं, परंतु यह सबसे महंगा यातायात का साधन माना जाता है, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक मात्रा में तेल ईंधन का प्रयोग होता है और यह तेल बहुत महंगा होता है। दूसरा यह है कि हवाई यात्रा के दौरान अन्य सुविधाएं जैसे भोजन, पेय पदार्थ तथा आने जाने के दौरान होटल में रहना मुफ्त होता है। हवाई जहाज में सामान भी ढोया जाता है। इनको मालवाहक जहाज कहते हैं। अब पाइपलाइन और इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड के बारे में बात करेंगे बच्चों। पाइपलाइन का प्रयोग तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहनों के प्रयोग से किया जाता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस को ले जाने के लिए यह सबसे सस्ता और सरल साधन है, परंतु कभी कभी पाइपलाइन में लीकेज ढूंढना बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड का प्रयोग बिजली भोजन के लिए किया जाता है। आजकल किसी सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का साधन है। यह स्वच्छ, सस्ती और प्रदूषण रहित होती है। यह जल द्वारा उत्पन्न की जाती है, जो ऊर्जा का नवीकरण साधन है। संचार के साधन, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। यातायात के साधनों द्वारा लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे देश तक भेजा जाता है, जबकि संचार के साधनों जैसे पत्र, टेलीफोन, बेतार, रेडियो, टेलीविजन और अखबारों द्वारा संदेश एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों तक भेजा जाता है। संदेश कभी कभी एक व्यक्ति या कभी कभी बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ भेजा जाता है। संचार के साधनों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है बच्चों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र की मदद से हम समझेंगे। व्यक्तिगत संचार के साधन प्रोजेक्टर, टीवी है बच्चों। ये जनसंचार के साधन टीवी, ये इंटरनेट है बच्चों। यहाँ पर मोबाइल फोन है, यहाँ तार वाला फोन है और यहाँ रेडियो है। क्लियर है? पत्र तथा टेलीफोन इत्यादि व्यक्तिगत संचार के साधन है। आजकल फैक्स मशीन और इंटरनेट कंप्यूटर का प्रयोग भी व्यक्तिगत संचार के साधनों के रूप में किया जाता है। रेडियो, टेलीविजन और अखबार जनसंचार के साधन है। सिनेमा सबसे महत्वपूर्ण जनसंचार का साधन है, क्योंकि यह देश की संस्कृति को दर्शाता है। यातायात तथा संचार के साधनों ने संपूर्ण संसार को एक वैश्विक गांव बना दिया है। अब स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार हम। कृषि तथा पशुपालन के विकास के साथ साथ मनुष्य ने बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ किया। क्लियर है बच्चों? प्रारंभ में उन्होंने झोपड़ी तथा कच्चे घर बनाकर छोटे गांवों में रहना शुरू किया। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ यातायात तथा संचार के आधुनिक साधनों का विकास हुआ। क्लियर है? सड़क तथा रेल स्थल यातायात के महत्वपूर्ण साधन बने। क्लियर है? सभ्यता के विकास के साथ साथ आधुनिक संचार और यातायात के साधनों का भी विकास हुआ। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको चैप्टर में पूरा क्लियर किया है। जल यातायात सबसे सस्ता यातायात साधन माना जाता है। नाव, स्टीमर और जहाज आजकल इंजन द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें डीजल का प्रयोग भी होता है। वायु यातायात परिवहन सबसे महंगा और तेज साधन है। पाइपलाइन और इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड का प्रयोग तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली के परिवहन के लिए भी किया जाता है। पत्र, टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट इत्यादि संचार के व्यक्तिगत साधन है। रेडियो, टेलीविजन, अखबार और सिनेमा जनसंचार के भी साधन है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा संचार के साधनों को लेके कुछ बहुत ही अच्छा सा एक चैप्टर, जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल किया है। तो बच्चों चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।